हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसएम कवर्ड में। शुरू करेंगे आज से पर्यावरण और पारिस्थितिकी अर्थात एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि हम इस वीडियो श्रृंखला में पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं और इसके अलावा कुछ परीक्षा में आ सकने वाले मॉडल प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इससे पहला आधुनिक भारत और पॉलिटी इनको कंप्लीट करा चुके हैं। उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और जरूर लाइक कर दें। पहला है जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है इकोटोन, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और बायोटॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं इसे? दरअसल पृथ्वी पर जो जीवन है उस समस्त जीवन तंत्र को हम कहते हैं बायोम। तो बायोम का सबसे स्वसक्षम तंत्र जो होता है, इकाई जो होती है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोसिस्टम एक छोटा सिस्टम है बायोम की अपेक्षाकृत। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 27 मई, 5 जून या 25 सितंबर? एकदम सरल और बेहतरीन क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में आता है लगातार। ये जो डेज है ना, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो फिलहाल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 जून। इसके अलावा अगर पूछ ले विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पीसीएस में पूछ चुका है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग 3-4 बार ये पूछ चुके हैं। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाकपुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या नागालैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाकपुई वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है दरअसल 2002 में। तो ये टाइगर रिजर्व भी है और ये 2002 में इंडिया का 26वां टाइगर रिजर्व बना था, 26th। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? ओरांग, श्रीशैलम, हेमिस या साउथ बटन? इनमें जो ओरांग है वो असम में अवस्थित है। इसके अलावा श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है, हेमिस ये जम्मू कश्मीर में है और साउथ बटन ये अंडमान निकोबार में है। राइटिंग पर नहीं जाना है, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है राइटिंग पैड की वजह से। तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीशैलम। अगर पूछ ले सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो क्या लगाएंगे आप? जिम कार्बेट। और जिम कार्बेट को रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो वो शायद हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? वो हो जाएगा श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश का। अगला है क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल होता है? समुद्र नदी से अधिक चौड़ा होता है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है, समुद्र नदी से अधिक गहरा होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ ये उपयुक्त नहीं होगा, उपर्युक्त होगा। क्यों नहीं होगा उपयुक्त में से कोई? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के जल में अधिक मात्रा में लवण घुले होते हैं, इसीलिए उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो जल उबाल मारता है ऊपर को उछलता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान हो जाता है। तो इतना ध्यान रखना है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा, सदैव उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा या इनमें से कोई नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदैव सीधा। ये एकमात्र पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड जो सदैव सीधा रहता है। इसके अलावा जो बायोमास पिरामिड होते हैं, नंबर पिरामिड होते हैं, वो अलग अलग इकोसिस्टम में बदल जाते हैं। अगला है अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, जल जीवशाला आदि को क्या कहा जाता है? बायोम, समुदाय, अजैव वातावरण या पारिस्थितिकी तंत्र? तो कॉमन सेंस से आप आसानी से लगा पाएंगे। पहले क्वेश्चन के डिस्कशन के अनुसार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? अगेन एक सरल क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता। उत्पादक कौन होते हैं? ये हरे पेड़ पौधे होते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो ही गए। इसके अलावा द्वितीय उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, और तृतीय उपभोक्ता ये सर्वाहारी होते हैं। अगला है, आमतौर पर आप ठंड के मौसम में घर में छिपकली नहीं देख सकते, क्योंकि वह चली जाती हैं कहां पर? उत्परिवर्तन के लिए, हाइबरनेशन के लिए, या ग्रीष्म निष्क्रियता के लिए, या फिर एक अलग जगह पलायन कर जाती हैं। ठंड के मौसम में ये होता है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आमतौर पर छिपकलियां दिखाई देंगी नहीं, छिपकली नहीं बल्कि टोड, मेढक, ये जितने भी कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं वो नहीं दिखाई देंगे। क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो चले जाते हैं हाइबरनेशन के लिए। हाइबरनेशन एक प्रक्रिया होती है, जितने भी कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो ठंड से बचाने के लिए चले जाते हैं सोने के लिए। पूरी सर्दी सोते हैं, आराम करते हैं, उसे कहते हैं हाइबरनेशन। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? हैकेल, हम्बोल्ट, टांसले या ओडम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टांसले। टांसले को एजी टांसले कहते हैं, इनका पूरा नाम एजी टांसले है। वहीं अगर पूछ ले इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो आप लगाएंगे हैकेल ने। हैकेल को, अर्नेस्ट हैकेल पूरा नाम है इनका, इन्होंने इकोलॉजी या ओइकोलॉजी ये शब्द दिया था, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किसमें होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? ओजोन परत, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। मैं जल्दी बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगाएंगे। तो फिलहाल ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, और इसका कंसंट्रेशन होता है लगभग पृथ्वी की सतह से 10 से 30 किलोमीटर की रेंज में। अगला है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? वर्षावन, महासागर, मरुस्थल या डेल्टा? जैव भार का, जैव भार को इंग्लिश में कहते हैं बायोमास। बायोमास का उल्टा पिरामिड, ये ध्यान रखना है, कहां पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महासागर। जितने भी जलीय परितंत्र हैं, जलीय पारितंत्र, उनमें उल्टा पिरामिड होता है, जबकि स्थलीय पारितंत्रों में ये सीधा होता है। जैव भार के संदर्भ में ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? SO2। इसके प्रदूषक के सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फर्न, लाइकेन, मेंथा या हार्नवर्ट? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो आप आसानी से लगा पाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन को क्यों सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? क्योंकि जब भी सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तब लाइकेन मरने लगते हैं, तब अंदाजा लगाया जाता है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है? पर्यावरण में दो तरह के घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो फिलहाल यहाँ पूछा है जैविक घटक नहीं है अर्थात अजैविक घटक। और जैविक अजैविक घटक कौन से होते हैं? जैविक घटक में जितने भी उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, वो सभी शामिल होते हैं जैविक में। इसके अलावा अजैविक घटकों में प्रकाश, मिट्टी, खनिज, जल, ये सब अजैविक घटक होते हैं। फिलहाल इसमें पूछा है जैविक घटक कौन सा नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा। अगला है, भारत के किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट या पश्चिमी तट? जैव विविधता हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां पर पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत में ये इन ऑप्शन में पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट क्योंकि ये आप देखेंगे जब मैप, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर की शाखा है उससे प्रवेश करेगा पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जैव विविधता मिलती है। अगला है, वनों की कटाई का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है? जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन या उपरोक्त सभी? वनों की कटाई का परिणाम, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन भी होगा क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, इसके साथ ही में यूवी रेज जो आती हैं पृथ्वी पर, उसके आने से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, तो जलवायु परिवर्तन ऑब्वियसली होगा। मरुस्थलीकरण तो होगा ही होगा, और साथ में मिट्टी की कटाई अर्थात मृदा अपरदन भी होगा। अगला है, वे प्रजातियां जो अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं कहलाती हैं?
कीस्टोन प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति या इंडिकेटर प्रजाति। यहाँ ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। जो प्रजातियां अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाउंडेशन प्रजाति। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोरल। कोरल में कई अन्य प्रजातियां हैं जो अपना आश्रय स्थल बनाती हैं, इसीलिए इसको फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं। कीस्टोन प्रजाति वह होती है जो कम मात्रा में होती है लेकिन उसका रहना जरूरी होता है क्योंकि वो समुदाय पे व्यापक प्रभाव डालती हैं। वहीं अम्ब्रेला प्रजाति जैसे बाघ, ये उसे कहते हैं विशाल जंतु होता है या समुदाय होता है जिस पर अन्य जातियां निर्भर करती हैं। तो बाघ और इंडिकेटर प्रजाति अभी बताया ही था, जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं जैसे लाइकेन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पढ़ने और अपना ऑप्शन लगा लेना है। फिलहाल मैं सही ऑप्शन बता रहा हूं, इसका हो जाएगा डी। सबसे पहले शाकाहारी आते हैं, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी और फिर निवारक आते हैं। निवारक अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स, जो सबसे बाद में होते हैं। संक्रमिका या इकोटोन है दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, वह स्थान जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं। यहाँ पर परितंत्र ना होकर के ये परितंत्र होगा। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दो जंगल हैं, एक जंगल ये है और दूसरा जंगल यहाँ पर है, ये पेड़ हैं, कुछ ऐसे होते नहीं है हालांकि, पर मैं बना रहा हूं। ये कुछ पेड़ हैं, आम के मान लो या किसी के भी मान लो, और यहाँ पर है बीच में रास्ता। अब ये जो क्षेत्र है ये हो गया पूरा इकोटोन, क्योंकि यहाँ पर दोनों समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है और यहाँ पर दोनों की प्रजातियां पाई जाती होंगी, इसकी भी और इसकी भी। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है, वह स्थान जहां पर दो परितंत्र आपस में मिलते हैं, वो ये क्षेत्र हो गया। एक परितंत्र ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये होता है ऑप्शन बी वाला। इसको कहते हैं एज इफेक्ट अर्थात कोर प्रभाव। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा है? वन, घास के मैदान, तालाब या मरुस्थल। इन ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालाब। क्योंकि कुछ तालाब मैन मेड भी होते हैं, घास के मैदान मैन मेड नहीं होते, मरुस्थल भी मैन मेड नहीं होते, वन भी मैन मेड नहीं होते। इनमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तालाब। निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं का सही क्रम है। ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, बताने हैं इनमें से कौन सा सबसे पहले आया था, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए, मैं बताता हूं सही कौन सा होगा। फिलहाल प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में और प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ परियोजना आई थी 1975 में। अब आप लगा पाएंगे आसानी से, इसका ऑप्शन सी नहीं सॉरी डी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल और फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं पूछा है, कौन सी गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, उनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इनमें से कौन सी नहीं है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जलवाष्प है, मीथेन है, ओजोन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वो हो जाती ग्रीन हाउस गैस, लेकिन अभी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? मरुस्थल, घास स्थल, महासागर, वन। ये आप कॉमन सेंस से आसानी से लगा पाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महासागर। क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? महासागर है, तो ये इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अगला है यदि पारिस्थितिकी तंत्र में समस्त अपघटक नष्ट हो जाएं, तो कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? ऋतु चक्र, जल चक्र, जैव रासायनिक चक्र या गैसीय चक्र। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव रासायनिक चक्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? जल, झील, उद्यान, घास के मैदान। ऐसा क्वेश्चन अभी और भी आया था एक। तो फिलहाल इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, उद्यान। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक व्यवस्थित संबंध का गठन करता है। आम के जंगल, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन या बारिश के जंगल। ये क्वेश्चन पता है क्या कहना चाह रहा है? ये है जलीय इकोसिस्टम और ये हो गया लैंड अर्थात स्थलीय इकोसिस्टम। अब इन दोनों के बीच में जो व्यवस्थित संबंध कायम करता है उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा होता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव। आपने मैंग्रोव देखे होंगे, इतनी लंबी लंबी जड़ें होती हैं उनकी। यही मैंग्रोव मिट्टी को कटने से बचाते हैं, उनके बहाव को रोकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? सीधा सा मतलब यह है, राष्ट्रीय उद्यान के गठन की घोषणा कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को गठित करने की घोषणा किस अधिनियम के तहत की जाएगी? वो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इसको वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम भी कहते हैं, जो आया था 1972 में। तो फिलहाल इसके गठन की घोषणा कर सकती है राज्य सरकार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, जीवों के एक समुदाय का दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिकी आक्रमण या भूजैव आवर्धन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी अर्थात प्राथमिक, और एक होता है सेकेंडरी अर्थात द्वितीय। प्राइमरी में क्या होता है, ये नवनिर्मित सतह पे होता है, अर्थात वहां पर पहले से कुछ उगा हुआ ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पृथ्वी पर जब पहली बार पेड़ पौधे जीव जंतु आए थे, उस समय प्राइमरी सक्सेशन हुआ था। जबकि सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा, कि किसी जगह पर पहले से कुछ जीव जंतु मौजूद हो, उनको हटा के कोई दूसरा प्रतिस्थापन हो, उसको कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इसमें भी पूछा है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं थी, ये ध्यान रखना है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? इसका सही आंसर याद रख लीजिए ऐसे, राफ और रणथंभौर और राफ और राजस्थान। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, राजस्थान। अगला है, निम्नलिखित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में कौन सा गलत सुमेलित है? तो इनमें ये जो राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, ये प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, तो इसीलिए इन सबको याद कर लेना है जरूर। अब बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, ये सही है। और काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, ये अगर पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे? भारतीय गेंडा, अर्थात एक सींग वाला जो गेंडा है उसे भारतीय गेंडा कहते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ रहता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में, ये भी सही है। ये वेटलैंड भी है, अर्थात आर्द्रभूमि भी है, यहाँ पर पक्षी मिलते हैं बहुत सारे। अगर पक्षियों का मनोरम दृश्य देखना हो तो आप राजस्थान के केवलादेव चले जाइए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। और मानस, ये सिक्किम में नहीं है, बल्कि कहां पर है? असम में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, मानस राष्ट्रीय उद्यान। गलत सुमेलित बताना था। अगला है, जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? ब्लैक डेटा बुक, ब्लू डेटा बुक, येलो पेज बुक या रेड डेटा बुक? संकटग्रस्त प्रजातियां अर्थात जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, उनको कौन सी बुक में सूचीबद्ध किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे IUCN, ये एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। मैं लिखूंगा नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी, आप खुद से याद रख लेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN द्वारा जारी की जाती है रेड डेटा बुक। अगला है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के फेफड़े, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या सदाबहार वन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन। ये कहां पर है? साउथ अमेरिका, अर्थात दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील वाले क्षेत्र में, मुख्यतः ब्राजील में पड़ते हैं, ये आप देख सकते हैं मैप में। क्यों कहते हैं इनको पृथ्वी के फेफड़े? क्योंकि ये जो है, पृथ्वी पर जितनी ऑक्सीजन होती है उसका 20% यहीं से आती है। समस्त ऑक्सीजन का 20% कहां से आती है? अमेजन वर्षा वन से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? स्वस्थानीय संरक्षण, इसको इंग्लिश में कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इसका बेहतर उदाहरण कौन सा है? वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, बीज बैंक या राष्ट्रीय उद्यान? एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू को हिंदी में कहते हैं वाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय संरक्षण में किसी भी समुदाय का या प्रजाति का उसी के आवास में संरक्षण किया जाता है, उसी के आवास में उसको संरक्षित किया जाता है।
जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में बाहर ले जाकर करते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण के कुछ उदाहरण आप ध्यान रख लें, उनके अलावा जो भी होंगे वो सब बाह्य स्थानीय के होंगे। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑप्शन में है। इसके अलावा दूसरा ध्यान रख लें वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा नंबर तीसरा आप ध्यान रख सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, या जिसे जैव मंडल आगार कहते हैं, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, बायोस्फीयर रिजर्व। चौथा आप याद रख सकते हैं पवित्र उपवन, पवित्र उपवन और झील। इसके अलावा पांचवा आप याद रख लीजिए समुदाय आगार, जिसे कम्युनिटी रिजर्व कहते हैं, समुदाय आगार। ये पांच ध्यान रख लें। इन पांच के अलावा जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे, बाह्य स्थानीय संरक्षण में। तो फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अभी टाइगर रिजर्व पढ़ने हैं और उनकी जगह पढ़नी है कौन सी है। वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर लगाइए। फिलहाल सरिस्का टाइगर रिजर्व ये है कहां पर, राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में। सिंपलीपाल, ये सिंपलीपाल है, सिंपलीफाई नहीं। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व ये है उड़ीसा में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में ही है, और इंद्रावती उत्तर प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में है, और उत्तर प्रदेश में है दुधवा, अगर पूछ ले तो। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिलहाल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में, क्योंकि पूछा है सही सुमेलित कौन सा है। अगला है निम्नलिखित में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। बता चुके हैं चर्चा के दौरान, तो आप आसानी से लगा पाएंगे पश्चिमी घाट। अगला है डीडीटी क्या है, एक प्रतिजैविक, जैव निम्नीकृत प्रदूषक, गैर जैव निम्नीकृत प्रदूषक या उपयुक्त में से कोई नहीं। डीडीटी इसकी फुल फॉर्म होती है दरअसल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। ये मैं लिखूंगा नहीं, बहुत लंबी है, आप खुद याद रख सकते हैं। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन ये एक खरपतवार नाशी होता है, इसका छिड़काव किया जाता है और ये मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वहां डिग्रेड नहीं होता, अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, गैर जैव निम्नीकृत प्रदूषक। अगला है यदि वनों को नष्ट किया जाता है तो इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ता है, मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि पर। आसानी से सही आंसर इसका लगा पाएंगे, सबसे एप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन ए, मृदा अपरदन पर। मिट्टी ज्यादा कटने लगेगी और मृदा अपरदन ज्यादा होने लगेगा। अगला है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कुल कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए, 10%, 23%, 33% या 53%। ये एक्चुअली एक वन नीति आई थी 1988 में, राष्ट्रीय वन नीति। उस नीति में ये लक्ष्य तय किया गया था कि हम अपने देश में वनावरण को 33% रखेंगे, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए इतना होना जरूरी है। लेकिन हम वर्तमान में कितने पर हैं ये अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा 21.71%। ये 2021 का डेटा है, ध्यान रखना है। 2021 की जो वन रिपोर्ट आई थी, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार। हालांकि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, तो 2023 में आनी थी लेकिन अभी तक आई नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, और सरल है, आसानी से आप लगा पाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, केरल में। चर्चा लायक कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतर उदाहरण है, मैन मेड इकोसिस्टम, प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत, नदी। कॉमन सेंस से आराम से लगा पाएंगे कौन सा सही आंसर होगा मैन मेड इकोसिस्टम का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, निर्वनीकरण अर्थात डिफोरेस्टेशन, उनमें से कौन सा प्रभाव नहीं है। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण, मृदा अपरदन। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नगरीकरण। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, केचुआ, शुतुरमुर्ग, बाज या गिद्ध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिद्ध। इसमें कुछ चर्चा करने लायक है नहीं, ये एकदम ऐसे ही है, टिक लगाओ आगे बढ़ो, टिक लगाओ आगे बढ़ो। संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है, समुद्री गाय जिसे डुगोंग भी कहते हैं, डुगोंग कहाँ पाई जाती है, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य।
तो अगर समुद्री गाय की बात करें, लोकेशन बताऊं इसकी, तो ये रहा इंडिया का साउथ का मैप। और इस साउथ के मैप में इस वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु में जो पाक जल संधि वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा हालांकि कच्छ की खाड़ी में भी मिलती है, पर बहुत कम मात्रा में। मेन रूप से यही मिलती है, मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, मन्नार की खाड़ी। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? बहुत सरल क्वेश्चन है। भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस, चंद्रमा। सही आंसर ऑप्शन बी, सूर्य। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं अलग अलग फ्लेवर में। किसे पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, किसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है? तो फिलहाल बताना है, बबूल, अमलतास, यूकेलिप्टिस या जेट्रोफा, इनमें से कौन सा है? बार बार आता है, जहां तक अधिकांश लोगों को पता होगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। इसके अलावा जो जेट्रोफा है, इसे डीजल का पौधा भी कहते हैं। अगला है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं अपने अंदर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, शाकाहारियों को पादपों से कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 10%, 20%, 30% या 50%? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। अगर आपने 10% लॉ पढ़ा हो, 10% का नियम, ये किसने दिया था? अगर ये पूछ ले, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लिंडेमैन, उन्होंने दिया था। क्या था ये? कि पादप सूर्य के प्रकाश द्वारा अपने अंदर जो ऊर्जा संचित करते हैं, वो जितनी भी होती है उसका 10% अगले समुदाय में जाता है। अर्थात पादपों को कौन खाता है? शाकाहारी। तो शाकाहारियों में कितनी प्रतिशत ऊर्जा जाएगी? पादपों की संचित ऊर्जा का 10%। शाकाहारी से फिर शाकाहारियों को कौन खाता है? मांसाहारी। तो मांसाहारियों में भी शाकाहारियों का कितना जाएगा? 10%। इसके अलावा मांसाहारी से फिर आगे जो समुदाय आते हैं सर्वाहारी, उसमें भी मांसाहारियों का 10% जाएगी। तो ये 10-10-10% करके जाता है, इसको 10% लॉ कहते हैं। यही कारण है कि शेर जैसे मांसाहारी जानवरों को बहुत अधिक मात्रा में चीजें कंज्यूम करनी पड़ती हैं अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 10%। तो फिलहाल वीडियो इतनी ही थी। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लें। बाकी मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।